व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग स्वीट होम का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। जहाँ हमने देखा था कि 7 फ्लोर वाले अंकल को अब मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और उनके पास तो अब कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग नीचे बेसमेंट में सीईओ को बचाने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उस फायर फाइटर को आर्मी वालों ने पकड़ लिया है और इसके आगे कहानी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। एपिसोड शुरू होता है जंग और ली से, जो कार के नीचे छुपे हुए हैं, क्योंकि वो लोग बेसमेंट में गए थे सीईओ को बचाने के लिए, पर खुद ही वहां पर फंस गए। लेकिन यहाँ ली के पास कुछ कार कीज होती हैं, जिनसे वो वहां खड़ी कार का हॉर्न बजा देता है, जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सैंगो और जेसो बेहोश सीईओ को ले जाने लगते हैं, जिनसे थोड़ी आवाज हो जाती है और मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी ली एक कार लेता है और उन्हें बैठाकर गेट की तरफ भागने लगता है। लेकिन अब इनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़ चुके हैं, जिसे ठोकते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कार से इन्हें उतरना ही पड़ता है, क्योंकि सामने गेट आ चुका है। लेकिन तभी मिस्टर हैंक उन्हें बचाने वहां आ जाते हैं और सभी मॉन्स्टर को जला डालते हैं। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ ऊपर 7 फ्लोर वाले अंकल अब मुसीबत में आ चुके थे, क्योंकि मॉन्स्टर उनके पास था। उसने जो बच्ची को उठा लिया था और अब वो उन्हें भी मारने आ रहा था। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसे लड़ सकें, पर ऐसा हो नहीं पाता। उसी फ्लोर पर जो लड़के बचे हुए थे, उन्होंने अपने साथ सारे लोगों को एक रूम में बंद कर दिया था। लेकिन जेसो उनका गेट खोल देती है और उन सभी की जान बचाने के लिए उसके साथ हम यूरी को भी देखते हैं। वो दोनों एक रस्सी को खींचती हैं और उनकी मदद सभी लड़कियां करती हैं, जिससे वो मॉन्स्टर लटक जाता है और अंकल की जान बच जाती है। पर कुछ देर में वो मॉन्स्टर खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन अब वहां सीईओ पहुंच गया था, जो उसे लड़ने लगता है। अब उन दोनों में एक बहुत ही तगड़ी वाली लड़ाई होती है और एक समय पे सभी लोगों को लगने लगता है कि सीईओ मारा गया, पर वो मॉन्स्टर को मार कर खड़ा हो जाता है। सभी उसे देखकर हैरान थे पूरी तरह से, अकेले उसने मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। जिसके बाद वो चुपचाप क्वारंटीन रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सभी लोग समझ जाते हैं कि सीईओ को उनसे कोई खतरा नहीं है और खुद के साथ वो रहने की उसे परमिशन दे देते हैं, जिससे सीईओ भी खुश हो जाता है। अब मॉन्स्टर से लड़ने के बाद सभी लोगों को काफी चोटें लगी थी, जिसका यूरी इलाज कर रही होती है कि तभी उसके पास बेली डांसर आकर कहती है कि तुम खुद भी बीमार हो, इसलिए जाकर आराम करो। लेकिन वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो सैंग के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करती है, पर उसे सिगरेट पीते हुए देखकर वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो सिगरेट फेंक देता है और उसे माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसका भी ट्रीटमेंट करने लगती है। वहीं नीचे हम देखते हैं कि सारे लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर सीईओ अपनी प्लेट लेकर आ जाता है, पर उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और दूर होने लगते हैं। तो वो खुद प्लेट लेकर वहां से बाहर चला जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात सैंग से होती है। अब वो दोनों बैठने जा रहे थे कि तब तक वहाँ मिस्टर हैंक आकर वहाँ बैठ जाते हैं, ताकि उन दोनों को अकेला फील ना हो, इसलिए वो उन्हें कंपनी देने यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जल्दी खाना खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है बेली डांसर पर, जो अपने पैरों में बैंडेज लगा रही होती है कि तब तक वहाँ उसका भाई ली आ जाता है, जो उसकी मदद करता है। वो देखती है कि ली का चश्मा टूटा हुआ है, वो बिना कुछ बोले उसके चश्मे को ले लेती है और ठीक कर देती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी तक हमने इन दोनों को बस लड़ते हुए देखा था, लेकिन आज ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम वो दोनों बच्चों को देखते हैं, जिसमें वो लड़का अपनी बहन से उसके साथ खेलने को कहता है, लेकिन वो उसे धक्का देके मना कर देती है, जिससे वो रोने लगता है। पर इसी दौरान वहां पर अंकल आकर कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ खेलना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि आप मुझे कोई हथियार दो, तभी मैं खेलूंगी। तो अंकल कहते हैं कि अभी तुम बहुत ही छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब लड़ लेना। इसके जवाब में लड़की कहती है कि तब तक मैं बचूंगी तब ना। अब ये सुनकर वो अंकल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं। वहाँ पहले तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ ही देर में पानी बहुत ही काला आने लगता है, जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। अब कुछ देर बाद ली अंकल के पास जाकर उन्हें बताता है कि अब हमारे पास खाने की कमी हो गई है और ना ही पीने के लिए पानी है। जो भी है बस कुछ ही दिन तक चलेगा। ली उन्हें बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। वो उन्हें बेसमेंट में खड़ी एक कार दिखाता और कहता है कि अगर आप इसे और मजबूत बना दें, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, तो हम लोग इसे लेकर बाहर खाना ला सकते हैं। अब इन दोनों की बात एक लड़का सुन लेता है, पर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि ये लोग गाड़ी से भागने का सोच रहे हैं, और ये सारी बातें और ये सारा झूठ वहाँ के लोगों को भी बता देता है। दूसरी तरफ हम फायर फाइटर को देखते हैं, जिसे आर्मी ने कैद करके रखा हुआ था। उसके पास एक ऑफिसर आकर कहती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जितने भी इन्फेक्टेड लोगों को जानती हो उनका पता हमें देना होगा। हमें उस इन्फेक्टेड पर्सन की तलाश है जो 15 दिन सरवाइव कर पाया है। वो उसे एक जीपीएस भी देती है, जिसे वो खुद की लोकेशन बता सके। पर क्या वो ऐसा करेगी? उसे इसके लिए उन सारे लोगों को धोखा देना पड़ेगा जिन्होंने उसे इतने दिनों तक सेफ रखा था।
वेल सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग पर, जहाँ पे सब लोग कितना खाना बचा हुआ है इस चीज़ का हिसाब लगा रहे थे कि तब तक वो लड़का वहाँ पर आ जाता है जिसने ली की बातें सुन ली थी। उसे लग रहा था कि ये लोग सारा खाना लेकर भाग रहे हैं, तो वो उनके सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा हिस्सा कहाँ पर है, मुझे भी यहाँ से जाना है। लेकिन तभी सैंग आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। अब जाकर उससे सारा सच पता चलता है। अब कुछ समय बाद वो अंकल उस कार को तैयार कर देते हैं, तो सारे लोग एक साथ बैठकर सोचते हैं कि अब बाहर किसे जाना है। तो सबकी राय होती है कि सैंग को बाहर जाना चाहिए खाना लाने के लिए, क्योंकि वो सबसे टफ है। लेकिन जब हम सैंग को देखते हैं तो साफ पता चल रहा था कि वो बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे ये करना ही होगा। अब दूसरी तरफ हम जेसो को देखते हैं जो गिटार बजा रही होती है, जिसे सुन के वहां पर सीयू आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। उसे वो गाना बहुत पसंद आता है और वो उसे स्वीट होम का नाम देता है। इसके बाद हम बेली डांसर को देखते हैं जो वॉशरूम में बैठी अपनी फैमिली की फोटोज देख रही होती है और उन्हें देखते देखते वो रोने लगती है, काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी बाहर जेसो आकर गेट नॉक करती है। उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था, वो बार बार नॉक करती है, लेकिन तब तक अंदर उसने हेडफोन लगा लिए थे, वो सुन नहीं पाती। लेकिन तभी जेसो वहीं गिर जाती है जिसकी आवाज उसे आ जाती है। वो फौरन बाहर आकर उसे उठाती है और उसकी आवाज सुनकर वहां और भी लोग पहुंच जाते हैं। तो ली आकर उसे चेक करता है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो सभी को बताता है कि जेसो को अपेंडिक्स हो चुका है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ये मारी जाएगी। तो जेसो कहती है कि तुम क्या कर सकते हो। तो जेसो कहती है कि क्या तुम ऑपरेशन कर सकते हो, तो वो हाँ कहता है, लेकिन वो श्योर नहीं होता क्योंकि वो बस एक स्टूडेंट है। लेकिन जेसो उसे परमिशन दे देती है क्योंकि वैसे भी वो मरने वाली है। जिसके बाद सारे लोग काम में लग जाते हैं, लेकिन इन्हें ऑपरेशन के लिए काफी सामान चाहिए जो सिर्फ हॉस्पिटल में ही मौजूद होता है। इसके लिए उन्हें अब बाहर जाना ही पड़ेगा। तो यूरी कहती है कि ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं एक नर्स हूँ और मुझे पता है कि ऑपरेशन में क्या क्या सामान लगेगा। तभी सैंग भी जाने को तैयार हो जाता है और इन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर हैंक और सीयू भी जाने को तैयार हो जाते हैं। और फिर क्या था, अब सभी उस स्पेशल कार में बैठ जाते हैं। वहीं बिल्डिंग में तेजी से ऑपरेशन का काम शुरू हो गया था और रूम को पैक कर दिया जाता है। अब जेसो के पास जंग आकर पूछता है कि तुम्हें बचपन में अपने पहले बर्थडे पर क्या उठाया था। वो कहती है कि धागा। जंग समझ जाता है कि वो अब जिंदा रहेगी। दरअसल दोस्तों, कोरिया में एक रिचुअल होता है जिसमें बच्चों को पहले जन्मदिन पर उनके सामने कुछ चीजें रखी जाती है जिसमें से वो कुछ भी उठा सकते और फिर उनका जीवन उसी के ऊपर निर्भर हो जाता है। और यहाँ जेसो के ऑपरेशन के बाद उसे टाके लगाने के लिए धागे की जरूरत पड़ने वाली थी और यही वजह थी कि सैंग ने उसे ऐसा बोला था। अब सीन शिफ्ट होता है सीयू की तरफ जो कार लेके बाहर निकल जाता है, पर यहाँ उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता है, जहाँ उसे हर दिन बुली करा जाता है और रोज रोज नए तरीकों से मारा जाता है। अब एक दिन जब सीयू और उसका दोस्त जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच में ही वो लड़के मिल जाते हैं जो उसके दोस्त से कहते हैं कि जाकर एक कार के आगे जंप करो। ऐसा करने ही वाला होता कि तब तक वहां पर सीयू आकर उसे बचा लेता है। अब उस टाइम तो उन लड़कों ने कुछ नहीं करा, लेकिन एक दिन जब सीयू अपने घर पर होता है तो उसका वही दोस्त आकर उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, क्योंकि उन लड़कों ने कहा था कि अगर वो कार के आगे जंप करेगा तो उसकी माँ के इलाज के लिए वो पैसे दे देंगे। लेकिन सीयू ने उसे बचा लिया और वहां उसकी माँ की जान चली गई। अब ये बात जैसे ही सीयू को पता चलती है तो खुद को ही दोषी मानने लगता है और खुद पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन में भी चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। और उसके डैड इन सब में उसकी कोई मदद नहीं करते तभी वो अपने पेरेंट्स से नाराज रहता है। वेल, कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि वो लोग कार लेकर निकल जाते हैं और तभी दोस्तों एक सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर कार को टक्कर मारता है जिससे कार पलट जाती है और हमें उस मॉन्स्टर की पैरों की आवाज आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे कहानी हमें एपिसोड 8 में देखने को मिलेगी। तो आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।